हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है वो देश के पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में आई थी और देश में जितने भी पर्यावरणीय संसाधन हैं उनके बेहतर प्रबंधन के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्टेपिंग स्टोन के रूप में जो है वो साबित हुई। पर्यावरण के विकास की गतिविधियों के साथ जोड़ने हेतु पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है ये किसके द्वारा चलाई गई? पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 2006 में। और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ये पॉलिसी जो है वो इसके द्वारा बनाई गई थी। और इसके साथ ही पर्यावरण को संरक्षित करने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए समझौतों को पूरा करने के प्रति ये भारतवर्ष का एक महान प्रयत्न है। देखिए, भारतवर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं पहले भी, तो उसमें भी इंडिया ने अपना प्रॉमिस किया था कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करेंगे। बाकी हमारे संविधान में भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमें ये कहते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ बना के रखना है और उसको संरक्षण करना है। तो उन वादों के प्रति एक तरह से एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयत्न है भारतवर्ष का। तो आज के समय में जैसे कि हम जानते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के उचित प्रबंधन वो जलवायु परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। देखिए, आज के समय में इंडिया क्योंकि एक अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है वो सभी देशों में नंबर 1 पे आता है और एरिया वाइज भी भारतवर्ष विश्व में 7वां स्थान जो है वो अपना रखता है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो भारतवर्ष की एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो है वो बन जाती है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और नेशनल लेवल पे इंडिया जो है वो बेटर अपनी पोजीशन जो वो दिखा रहा है पर्यावरण के प्रबंधन के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, इस संबंध में ये नीति लाभकारी सिद्ध हुई है। ठीक है, जिस हिसाब से इंडिया अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर रहा है पर्यावरण के लिए, तो उस संबंध में अगर हम देखें तो ये नीति हमारे लिए बहुत ही बेस्ट साबित हुई। ये नीति प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देती है। जितने भी भारतवर्ष में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनके संरक्षण पर ये बल देती है। इस नीति के अनुसार इन संसाधनों पर निर्भर लोग प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करते हुए अधिक आजीविका कमा सकते हैं, ना कि इनका नाश करके। ठीक है, भारतवर्ष में रहने वाले हर एक इंसान जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं उनसे अपनी आजीविका कमाते हैं। इस नीति के अनुसार वो अपनी आजीविका इन संसाधनों का संरक्षण करते हुए आजीविका कमाएंगे, ना कि उनको ओवर एक्सप्लॉइट करके या उनको बर्बाद करके या ओवर एक्सेस जो है वो हम उसको यूज करके उससे आजीविका नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधन जब तक है तब तक उन्हीं का आजीविका है, अगर ये संसाधन नहीं रहे तो उनकी आजीविका भी खत्म है। तो इस तरीके से ये नीति विभिन्न हितधारकों के सहयोग पर बल देती है। देखो देश में बहुत सारे हितधारक, ये स्टेक होल्डर जो वो रहते हैं, जैसे कि पब्लिक एजेंसी, सरकारी एजेंसी, जैसे अगर हम PWD की बात करें, पब्लिक एजेंसीज हैं ये। कुछ स्थानीय समुदाय होते हैं, जैसे लोकल लेवल पे कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो वहाँ के संसाधनों पर निर्भर होती है, उन संसाधनों का इस्तेमाल करके करती हैं। या अकादमिक मतलब एकेडमिक और जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा भी संसाधनों का जो है विकास जो है वो किया जाता है, देश का जो है विकास किया जाता है। तो निवेश से संबंधित भी बहुत सारे ऐसे हितधारक होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जिनके साथ मिल करके हम पर्यावरण का संरक्षण जो है वो कर सकते हैं। तो मतलब पर्यावरण संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सरकार की नहीं, सरकार की नहीं बल्कि पब्लिक में हर तरह के पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स की इसमें बात की गई है, जो एक बहुत ही इनोवेटिव जो है वो बात है। तो इस तरीके से सभी के सहयोग से पर्यावरण का उचित प्रबंधन जो वो किया जा सकता है। तो यह नीति जो है एक तरह से एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो हमें गाइड करती है कि हमें पर्यावरण का उचित प्रबंधन कैसे करना है, अपने पर्यावरण के साथ कैसे रहना है, उसका बचाव करते हुए उसका प्रयोग जो है वो कैसे करना है। तो बहुत ही इनोवेटिव और एक तरह से सभी तरह की समस्याओं को इसमें जो है वो डील किया गया है। अच्छा, तो
तो इस जो पॉलिसी है 2006 में जो NEP है, इसका डोमिनेंट थीम क्या था, ठीक है, इसका मुख्य जो वाक्य है वो क्या है? दिस पॉलिसी पॉइंट्स दैट द बेस्ट वे टू एड कंजर्वेशन is to ensure that people dependent on resources obtain better livelihood from conservation than from degradation of the resources। कि इस नीति का ये जो मुख्य वाक्य ये है कि पर्यावरणीय संसाधनों पर निर्भर लोग जो हैं वो पर्यावरण के संरक्षण करते हुए आजीविका कमा सकते हैं, ना कि उनको बर्बाद करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये पॉइंट है। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि पर्यावरण में संसाधन है, संसाधन इसलिए है क्योंकि हम उनको प्रयोग करते हैं। जो तत्व धरातल के ऊपर हमारे प्रयोग के लिए काम आते हैं उनको हम संसाधन कहते हैं। तो देखिए, संसाधन होते किस तरह से, जैसे हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की, कि भाई लैंड रिसोर्सेज क्या है। जैसे लैंड रिसोर्सेज में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड की, ग्रास लैंड्स की, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से हम अलग अलग तरह की खाद्य फसलें निकालते हैं, अलग अलग तरह की क्रॉप्स निकालते हैं जिनका प्रयोग हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको बेचते भी हैं, सरप्लस होता है। तो फिर ग्रास लैंड्स हैं जो पशुओं को, बाकी मवेशियों को और बहुत ऐसे जीव जंतुओं के लिए एक घर की तरह कार्य करते हैं, उनके लिए एक फूड की तरह कार्य करते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं, जिसमें हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, लकड़ी हमें वनों से मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से हमें जो है वो मिलती हैं, वनों से हमें मिलती हैं। और पर्यावरण में हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं जो अलग अलग वाटर बॉडीज़ में पाई जाती है, जैसे नदियों, झीलों, तालाबों में, समुद्रों में। तो इन सभी तरह का पानी जो है वो किसी न किसी कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। पीने के अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण में कुछ खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, जैसे कि उनको जो है वो माइनिंग करके निकाला जाता है, उनका हम बहुत सारे कामों में जो है वो इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसी तरीके से फूड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि फिशरीज हम बात करें, ठीक है, फिशेस की हम बात करें, एडिबल प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो जिनको हम खाते हैं। तो इस तरीके से फूड रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे जो है वो पर्यावरण में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो पॉलिसी थी 2006 की, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी, ये बनी कैसे थी, ठीक है। तो इसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो इस तरह से है। इस नीति को बनाने के लिए बहुत से विद्वानों व हितधारकों के विचारों व सुझावों को सुना गया और समझा गया, ठीक है। इस नीति को बनाने के लिए पहले बहुत सारे विद्वानों से कंसल्ट किया गया, उनसे विचार लिए गए, उनसे विचार परामर्श किया गया और उसके बाद जो है वो जो है ये नीति बनी। उसके बाद क्या हो, इसको तैयार करने से पूर्व सरकार व विभिन्न विद्वानों के बीच गहन विचार विमर्श हुआ है। इस नीति को बनने के लिए सरकार और विभिन्न जो हितधारक थे उनके बीच में भी विचार विमर्श हुआ और तब जाके ये नीति बनी। उसके बाद व्यक्तिगत व संगठनों, विभिन्न स्थानों के सुझावों और विचारों को प्राप्त करने के लिए NEP का ड्राफ्ट पर्यावरण व वन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की वेबसाइट पर डाला गया, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय व प्रादेशिक अखबारों में भी इसकी ऐड दी गई, ठीक है। तो अब देखो, सरकार और विभिन्न हितधारकों के बीच में तो बात हो गई, लेकिन जो इस पर्यावरण में व्यक्ति रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके भी क्या विचार है इस नीति के प्रति, इनको भी जानने के लिए इसको वेबसाइट में डाला गया, ताकि विभिन्न लोगों के जो है वो लोग देखें उसको और अपने विचार जो प्रस्तुत करें। उन विचारों पे विमर्श किया जाएगा और फिर फर्दर जाके उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो की गई। तो अखबारों में इस नीति को जो है वो एज ए ड्राफ्ट पहले डाला गया, फिर वेबसाइट में लोड किया गया। इस ड्राफ्ट को लोगों के विचार विमर्श के लिए 21 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक खुला रखा गया। देखिए, काफी टाइम जो है वो लोगों को दिया गया ताकि जो वो अपने विचार विमर्श जो है वो प्रस्तुत कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो लोगों को दिया गया ताकि वो अपने विचार जो है वो रख सके और उन विचारों को फिर ऐड भी करने की सरकार ने सोची थी। तो प्रदेश के पर्यावरण मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हुई मीटिंगों में केंद्र व राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचार विमर्श हुआ। तो जो सरकारें थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और
और इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो सरकारें थी उन सभी में विचार विमर्श हुआ और इसको जो है वो फाइनली जो है वो बनाया गया। तो ये जो ड्राफ्ट था, इस ड्राफ्ट को संसद के सदस्यों को भी दिया गया और उनके सुझावों को प्राप्त किया गया। ठीक है, तो फाइनली जो भी सुझाव आए थे लोगों के भी, इस ड्राफ्ट को फिर संसद के सामने प्रस्तुत किया गया। संसद में जितने भी लोग मौजूद थे उनके भी विचारों को इसमें ऐड किया गया। बाद में स्थानीय स्तर पर भी लोगों के सुझाव जो है वो लिए गए, जो लोकल कम्युनिटी थी उनके भी विचारों को इसमें जो है वो मांगा गया। ठीक है, तो पर्यावरण व वन मंत्रालय ने मुख्य एकेडमिक व शोध संस्थानों के रिप्रेजेंटेटिव्स, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ विचार विमर्श किया। ठीक है, तो पर्यावरण व वन मंत्रालय ना सिर्फ व्यक्तिगत लोगों से, जो आम जनता है उनसे विचार मांगे, बल्कि जितने भी जो अकादमिक संस्थान होते हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो भी वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं जैसे NGOs वगैरह जो भी होते हैं, उन सबके साथ विचार विमर्श किया और जो है इसमें जो है वो उनके विचारों को ऐड किया। तो इस तरीके से अंततः सभी सुझावों विचारों को एकत्रित करने के बाद एड्रेस किया गया, सभी विचारों को इसमें एड्रेस किया गया, इस नीति में शामिल किया गया और नीति के ड्राफ्ट को परिवर्तित किया गया और नीति को अंततः जो है वो फाइनलाइज जो वो किया गया और उसको पब्लिकली जो है वो पब्लिश किया गया। ठीक है, अच्छा, इस नीति की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, NEP 2006 की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो देखो, आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरण तीनों में संतुलन व सामंजस्य बनाए रखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। देखिए, हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो कई बार हम विकास सिर्फ आर्थिक विकास के ऊपर फोकस कर पाते हैं, सामाजिक विकास के ऊपर फोकस कर पाते हैं और पर्यावरण को हम भूल जाते हैं। तो इन तीनों ही चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हमें इस नीति की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इस नीति के द्वारा हम विकास की बात तो कर रहे हैं लेकिन सतत विकास की बात कर रहे हैं और किसी भी तरह के विकास में पर्यावरण को ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरत जो थी समाज की इसमें महसूस की गई थी। इससे पहले जितनी भी नीतियां बनाई गई वे सभी किसी न किसी विशेष उद्देश्य या विशेष संसाधन को बनाए रखने के लिए या उनका संरक्षण करने के लिए थी। तो कहीं ना कहीं एक गैप जो है वो आ रहा था। ठीक है, जैसे इससे पहले हम जितनी भी नीतियां बनी या जितने भी पॉलिसी जो है वो बनाई गई, उनका उद्देश्य किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ संसाधन के विकास के लिए था। तो बाकी जो पर्यावरण में शोषण हो रहा था उसको हम नज़रअंदाज कर रहे थे, तो उसी चीज़ को, उसी गैप को भरने के लिए ये नीति जो है वो बनाई गई। और इसके अलावा आर्टिकल 21 जो है वो ये कहता है राइट टू हेल्दी लाइफ, हेल्दी इन्वायरमेंट, हम सबको अधिकार है एक स्वच्छ पर्यावरण में रहने के लिए। तो स्वच्छ पर्यावरण तभी होगा जब स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, जो ये पॉलिसी जो है वो करती है। इसके अलावा आर्टिकल जो 48 है वो हमें बोलता है कि स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो आर्टिकल 48 है वो बोलता है कि हर एक स्टेट को ये प्रयत्न करना चाहिए कि उसके इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले सभी तरह के वनों और वन्य जीवों की संरक्षण जो है वो की जाए। ठीक है, किसी देश में रहने वाले सभी पर्यावरण से जुड़े हुए पहलुओं को की रक्षा की जाए। तो इस आर्टिकल के अनुसार भी हमें इस नीति की ज़रूरत पड़ी। तो तीसरा अगर हम कारण देखें तो भारत देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए कई समझौतों व कन्वेंशन के प्रति वचनबद्ध है और इन वचनों को पूरा करने के लिए ये नीति बनाई गई थी। हमने वचन तो कर दिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन वचन करना से ही सब कुछ नहीं होता। हमें एक पॉलिसी की ज़रूरत थी ताकि इस पॉलिसी को लोग जो हैं वो एक्चुअल में माने, क्योंकि ये पॉलिसी जब सरकार बनाती है तो लोगों को, विभिन्न संस्थानों को, संगठनों को उसका पालन करना ही पड़ता है। इस कंटेक्स्ट में भी ये नीति जो है वो बनाई गई। इसके अलावा सतत विकास को प्राप्त करने के लिए भी ये नीति बनाएगी। अब तक हम विकास की बात कर रहे थे जिसमें आर्थिक विकास या सामाजिक विकास शामिल है, लेकिन पर्यावरण को वो कहीं ना कहीं जो है वो हम पीछे छोड़ रहे थे, तो उससे हमारा विकास जो था वो सतत नहीं हो रहा था। विकास तो होता है लेकिन वो लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, सतत विकास करने के लिए इस नीति की हमें ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा जो आर्टिकल 51A है उसमें बोला जाता है ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया
टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures। ठीक है, तो आर्टिकल 51A बोलता है कि ये हर एक भारतवर्ष के वासियों का ये एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है कि वो अपने पर्यावरण की रक्षा करें और पर्यावरण में पाए जाने वाले नदियों, झीलों और वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और जो जितने भी क्रिएचर्स हमारे पर्यावरण में रहते हैं उनके प्रति हमारे अंदर संवेदना हो, हम उनसे जो है एक अफेक्शन रखें। इसी चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को फ्रेम जो है वो किया गया था। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। इस नीति के क्या उद्देश्य हैं? देखिए, पहला उद्देश्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण करना। जितने भी हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जैसे जल संसाधनों की बात करें, वनों की हम बात करें, भूमि संसाधनों की बात करें, ऊर्जा संसाधनों की हम बात करें, तो ये सभी संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनका संरक्षण करना एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में जो पीढ़ी जनरेशन है उन सबको संसाधनों पर बराबर अधिकार देना है। देखिए, आज के समय में जितनी भी पीढ़ी हमारे पास मौजूद है, इस पीढ़ी में भी संसाधनों के ऊपर सबका बराबर अधिकार नहीं है। किसी के पास संसाधनों पर अधिक अधिकार है, किसी के पास कम है, तो इससे इनइक्वालिटी है। तो इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए भी इस नीति को जो है वो बनाया गया था और इस उद्देश्य को इसमें शामिल किया गया है। और इससे क्या होगा, अमीर और गरीबों के बीच में जो गैप है वो कम होता जाएगा, ना कि बढ़ेगा। तो ये है वर्तमान के साथ साथ तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें, वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है। देखिए, वर्तमान में हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने ये इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि भावी पीढ़ी भी इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो उसी तरीके से कर सके जैसे हम कर रहे हैं। तो उनके लिए भी बचाना है और अपने लिए भी इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि भावी पीढ़ियों के लिए भी बच सके। तो ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और उसके बाद आर्थिक व सामाजिक विकास में पर्यावरणीय पहलुओं को उसमें इंक्लूड करना है। देखिए, हम आर्थिक विकास और सामाजिक विकास कर रहे हैं, पर साथ ही साथ इन सभी विकास की प्लानिंग में हम लोगों को पर्यावरण को भी साथ में रखना है ताकि पर्यावरण को भी किसी तरीके की हानि ना पहुंचे। पर्यावरणीय संसाधनों का दक्षतापूर्ण तरीके से प्रयोग करना है। देखिए, संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं, हम अगर उनका प्रयोग अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, उनको ऐसे ही हैफेजर्डली जो है वो यूज़ करते हैं, तो कई ऐसे संसाधन होंगे जो वेस्ट हो जाएंगे, आधे हम उसको यूज़ कर लेंगे, तो इससे जो है वो पर्यावरण संसाधनों का नुकसान ही होगा, वो डिग्रेड हो जाएंगे और कम हो जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कम बचेंगे। तो इसमें ये भी उद्देश्य रखा गया है कि जो भी संसाधनों को हमने प्रयोग करना है उनका दक्षतापूर्ण एफिशिएंसी के साथ जो है उसका इस्तेमाल जो है वो हमने करना है। देन पर्यावरण को अच्छे से प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण रूल्स, रेगुलेशंस, टूल्स और टेक्निक्स को भी इसमें बनाया जाएगा। तो इसका उद्देश्य ये भी था कि भाई हम अच्छे रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे और क्या बोलते हैं टूल्स और टेक्नोलॉजीज भी हम लगाएंगे ताकि हम पर्यावरण का प्रबंधन उचित तरीके से कर सकें। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए संसाधनों का सतत प्रयोग करना है। और दूसरा था कि भाई हमने पर्यावरण का संरक्षण करना है और उनका सतत प्रयोग करना है। सतत प्रयोग का मतलब है कि उसका प्रयोग जो है वो हम लॉन्ग लास्टिंग समय के लिए करेंगे। अब देखिए, यही ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखे गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये इंग्लिश में हेडिंग जो है वो नोट कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, दूसरा है इंटरजेनरेशनल इक्विटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर पुअर, इंटरजेनरेशनल इक्विटी जिसको हमने हिंदी में अभी एलेबोरेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न इन इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, एफिशिएंसी इन एनवायरमेंटल रिसोर्स यूज, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, environment of resources for environmental conservation, enhancement of resources for environmental conservation, पर्यावरण के संरक्षण के लिए संसाधनों को इन्हांस करना, उनको बढ़ाना। तो ये थे उद्देश्य। चलिए अब हम बात करते हैं सिद्धांतों की।
पर्यावरणीय सिद्धांत कौन से है, इस नीति के सिद्धांत क्या हैं, किन रूल्स और प्रिंसिपल्स को मानते हुए ये सिद्धांत जो है वो बनाया गया है, जिसको हमने फॉलो करना है। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग्स आर एट द सेंटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्न। जितना भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उन सभी डेवलपमेंट के केस में इंसान को बिल्कुल सेंटर में रखा गया है, क्योंकि सारा डेवलपमेंट किसके सराउंडिंग है, इंसान के, मनुष्य के सराउंडिंग है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मनुष्य जो है वो उसकी स्थिति मध्य में है और मनुष्य के सराउंडिंग ही सारा विकास जो है वो निर्भर करता है। देन राइट टू डेवलपमेंट, दूसरा इसका सिद्धांत ये है कि भाई हर किसी इंसान को, हर किसी व्यक्ति को, समाज में रह रहे हर किसी व्यक्ति को समान विकास का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा विकास हो जाए, किसी समुदाय का कम विकास हो, किसी का ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका बराबर अधिकार है विकास के ऊपर। देन प्रिकॉशनरी अप्रोच, बचाव उपगम। देखिए, हमने संसाधन का इस्तेमाल करते हुए विकास करना है, लेकिन उसको बचाते हुए, उसका संरक्षण करते हुए, उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हुए हमने उसका विकास जो वो नहीं करना है। ये इसका प्रिंसिपल है। देन इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू। इसमें हम इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं आर्थिक दक्षता। देखिए, आर्थिक दक्षता से हमारा अभिप्राय ये है कि जो भी संसाधन हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते, क्योंकि वो कई संसाधन जैसे जल है, हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और हम उसका इस्तेमाल जो है वो अंधाधुंध करते हैं और उसको बचाने का बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। पर इससे क्या होता है कि हमें उन संसाधनों की कदर नहीं रहती और एक समय ऐसा आता है कि वो संसाधन हमारे पास ख़त्म होने लगते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट होने लगती है और वो हमारे हेल्थ के लिए जो है वो खतरनाक जो वो साबित होते हैं। तो इस पॉलिसी में ये कहा गया है, इस पॉलिसी का ये सिद्धांत है कि जो भी महत्वपूर्ण संसाधन है उनके साथ हम एक इकोनॉमिक वैल्यू जोड़ देंगे, ताकि लोगों को उसकी कीमत का पता चले और उसके जो है वो कदर कर सके। जैसे जितनी भी समाज में गुड्स और सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम अपने घरों में कोई भी सामान बाहर से लाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो हम उनके लिए कीमत चुकाते हैं, पैसे देते हैं और वो हम लाते हैं और उनको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, ऑप्टिमम यूज़ करते हैं, उसको बचा के रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो और वेस्ट ना हो। तो इसी तरीके से बाकी संसाधनों के साथ भी अगर हम कोई इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य जो है वो जोड़ देंगे तो उसकी जो है वो हम कदर करेंगे और उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी हम नहीं करेंगे। तो ये इस सिद्धांत का एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। और एंटिटीज विद इनकम्पेरेबल वैल्यू, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका मूल्य मतलब वो अमूल्य होते हैं, अतुलनीय होते हैं, उनकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। जैसे जल है, जल की किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती, जल के बिना हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं है और इसको कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, जल का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसको बचाने के लिए हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और उसका संरक्षण हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उसको बचाने का कार्य हम सबसे पहले करें। जैसे जल होगी, हवा होगी, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। सांस अगर वायु अगर अच्छी नहीं होगी तो हम सांस प्रॉपर नहीं ले सकते और हम बीमार हो जाएंगे और हम मर भी सकते हैं। जल स्वच्छ नहीं होगा तो हम पी नहीं सकते हैं, उसको अगर गंदा पानी पी लेंगे तो हमारा शरीर जो है वो खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे संसाधन हैं जो अतुलनीय मूल्य के हैं, उनका संरक्षण हमारे लिए सबसे पहले होगा। तो ये इस पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल है। दूसरा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है समानता, इक्विटी। तो हमें संसाधनों के बंटवारे, ये पॉलिसी ये कहती है कि संसाधनों का बंटवारा इस तरीके से हो कि सभी को वो मिल सके। ऐसा नहीं कि किसी को वो संसाधन ना मिले, किसी को मिल जाए। तो सबके लिए बराबर संसाधनों का बंटवारा और वितरण जो है वो समान रूप से होना चाहिए। देन कानूनी देयता या लीगल लायबिलिटी। देखिए, लीगल लायबिलिटी का मतलब है कि हम किसी भी संसाधनों को प्रयोग करने के लिए लीगल लायबल हैं उसके लिए, ठीक है। अगर हम किसी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, किसी तत्व को जो है हानि पहुँचाते हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, तो हमारे लिए उसके लिए पेनल्टी हो। तो मतलब यहाँ पे पेनल्टी, कानूनी पेनल्टी जो है वो रखी गई है ताकि इसको कोई हानि ना पहुंचाए, पर्यावरण को कोई भी हानि ना पहुंचाए। तो इसमें हम पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल की भी बात करते हैं कि जैसे अगर कोई इंडस्ट्री लगती है, मान लो उससे कोई पॉल्यूशन फैलता है और आसपास की इंडस्ट्रीज जो है उसका खामियाजा जो है वो भुगतती है, तो इससे क्या होगा कि उस पॉल्यूटर इंडस्ट्री को जो है पेनल्टी पड़ेगी, उसका खामियाजा जो
वो भरना पड़ेगा, कंपनसेट उसको करना पड़ेगा। तो इस तरीके के नियम इसमें बनाए जाएंगे और इन नियमों का सख्ती से पालन होगा तो पर्यावरण के संसाधनों का नुकसान जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब है कि संसाधन जितने भी किसी प्रदेश में या देश में संसाधन जितने भी पाए जाते हैं उनका मालिक सरकार नहीं, मतलब सरकार जो है उसका मालिक नहीं होता है बल्कि संरक्षक होता है। तो सरकार जो है वो उनका संरक्षण करती है उन संसाधनों का, किसके लिए? आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए उसको बचा के रखती है। तो इस तरह से कोई भी स्टेट या जिला या देश किसी भी देश का या संसाधनों का मालिक नहीं होता बल्कि वो एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है। ट्रस्ट क्या होती है कि विभिन्न लोगों के द्वारा मिलाकर जो है कोई चीज़ बनती है तो उसको हम ट्रस्ट बोलते हैं, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है। तो ये सरकार जो है वो एक तरह से उसका ट्रस्टी है, मतलब उसका वो ख्याल रखने वाला है, मालिक की तरह नहीं। तो इस तरीके से विभिन्न समुदायों की मांगों व ज़रूरतों का ध्यान में रखते हुए उन संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो है वो है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए या उचित प्रयोग या उचित वितरण करने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। देखिए, अगर किसी देश में एक छोटे से गांव में संसाधन पाए जाते हैं तो उस संसाधन का देखरेख करने के लिए और प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो नहीं आ सकती है या वहाँ पे वो डायरेक्ट ख्याल नहीं रख सकती है। इसके लिए वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो उसका जो है वो ख्याल रखेंगे, देख रेख करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरीके से केंद्र सरकार से राज्य सरकार और राज्य सरकार में जिला स्तर पर जो प्रशासन पाए जाता है वो उन चीज़ों का, वो लोकल लेवल की संसाधनों का ध्यान जो है वो रखेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, उसका उचित प्रबंधन जो है वो करेंगे। इसलिए विकेंद्रीकरण जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि सभी तरह के संसाधनों का, देश के कोने कोने में जो संसाधन पाए जाते हैं उन सबका उचित प्रबंधन जो है वो किया जा सके। देन इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम इसमें जब भी हम विकास करें, आर्थिक विकास करें, सामाजिक विकास के लिए हमने पॉलिसी बनाई, जैसे मान लो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमने कोई पॉलिसी बनाई तो एक सामाजिक विकास का एक प्रयास है। आर्थिक विकास, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री बनाई जिससे देश की इकोनॉमी इंप्रूव हो तो वो एक आर्थिक विकास का एक पार्ट है। लेकिन इन दोनों तरह की, आर्थिक विकास हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरह का विकास हो, उस विकास में पर्यावरण को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे वही है कि पर्यावरण को सभी तरह के विकासों में इंटीग्रेट करके जो है वो हमने चलना है। उसके अलावा पर्यावरणीय मानकों का निर्धारण करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि भाई जितने भी हमारे पर्यावरणीय संसाधन हैं उनका इस्तेमाल इस तरीके से करना है, क्या उसके स्टैंडर्ड होंगे, क्या उसके नॉर्म्स होंगे, ये निर्धारित किए जाएंगे। तो उनको हम बोलते हैं पर्यावरणीय सेटिंग अप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मतलब कोई भी संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कितना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उससे जो पदार्थ निकल रहे हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ निकले वो कितनी मात्रा में निकलने चाहिए और कहाँ पे जाने चाहिए, ये सभी तरह का स्टैंडर्ड जो है वो इसमें मेंटेन किया जाता है। जैसे पर्यावरणीय मानकों का निर्धारण किसी भी प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक विकास की स्थिति के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, अब किसी भी देश या प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है उसके ऊपर निर्भर होगा कि उनके लिए इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड किस टाइप के होंगे। साथ ही साथ मानकों का निर्धारण करते समय क्षेत्र की समस्याओं और समाज को देखते हुए किया जाना चाहिए। वो जो पर्यावरणीय संसाधन मानक होंगे, संसाधनों के जो मानक होंगे, उन मानकों का निर्धारण हम वहाँ पे उस प्रदेश में पाई जाने वाली समस्याओं को देखकर जो है वो किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसका। देन बचाव दृष्टिकोण वाले कार्य, प्रिवेंशन एक्शन। ठीक है, तो हम लोगों को प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान होने से बचाना है, विकास करना है लेकिन नुकसान नहीं करना है और पर्यावरण को बचाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देन इन्वायरमेंटल ऑफसेटिंग। ठीक है, इन्वायरमेंटल ऑफसेटिंग का मतलब क्या है? पर्यावरण ऑफसेटिंग का यहाँ पर तात्पर्य है कि पर्यावरण के भौतिक और अभौतिक तत्वों का सबको साथ में संरक्षण करना है। ठीक है,
पर्यावरण के चाहे भौतिक तत्व हों चाहे अभौतिक संसाधन हों, उनका संरक्षण करना है। ज़्यादातर पर्यावरणीय योजनाओं में भौतिक तत्वों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों का हम ध्यान देते हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, पानी, हवा, पौधे, परंतु जैव तत्वों का ध्यान भी देना जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि पर्यावरण ऑफसेटिंग, इसमें हम पर्यावरण के जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार हो गए, लेकिन साथ ही हम पर्यावरण में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, उनका संरक्षण की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव जंतु इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं और इकोसिस्टम में अगर एक भी फैक्टर एलिमिनेट हो जाए तो पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र धराशायी जो है वो हो जाता है। इसलिए हमें पर्यावरण के जो भौतिक तत्व हैं उसके साथ साथ अभौतिक तत्वों के ऊपर भी फोकस करना हमारा परम कर्तव्य है। मान लीजिए हम एक पेड़ को या एक बहुमूल्य पौधे को ख़त्म करके उसे बेचकर बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो पैसा जो होगा वो सिर्फ एक बार के लिए होगा, ठीक है, परंतु उस पौधे के ऊपर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस पौधे के ऊपर भी बहुत सारे जीव जंतु निवास करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनका जीवन भर के लिए वो आवास खत्म हो गया। हमने तो एक पेड़ ख़त्म कर दिया और उसको बेचा और पैसे भी आ गए या उसका किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उस पेड़ पर जो रहने वाले जीव जंतु थे उनका विकास तो परमानेंटली वो ख़त्म हो गया और वो प्रजाति भी नष्ट हो गई। मान लो वो उसी पेड़ पे निवास कर सकती हो, किसी और पेड़ पे वो निवास नहीं करती होगी, तो इससे क्या होगा कि वो पूरी की पूरी प्रजाति जो वो नाश हो जाएगी और इकोसिस्टम के ऊपर इसका बहुत बुरा जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से ये थी राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। मुझे आशा है कि आप लोगों की ये नीति ज़रूर समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसके जो कंटेंट हैं उसको आप लिख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस इन्वायरमेंट पॉलिसी में पर्यावरण के सुधार करने के लिए क्या रणनीतियाँ बनाई गई हैं, स्ट्रैटेजीज की हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए, फॉर सेविंग लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी भूमि को डिग्रेड होने से बचाने के लिए, भूमि का क्षरण होने से बचाने के लिए, भूक्षरण से बचाने के लिए क्या रणनीति की बात इसमें की गई है। तो इसमें देखिए, शोध और विकास के ऊपर बल दिया गया है। इस नीति में ये कहा गया है कि रिसर्च किया जाएगा और रिसर्च के जरिए, डेवलपमेंट के जरिए जो है भूमि प्रयोग के अलग अलग तरीकों के ऊपर जो बल दिया जाएगा और इस भूमि प्रयोग के तरीकों के लिए वैज्ञानिक अप्रोच को अपनाया जाएगा और साथ ही साथ पारंपरिक विधियों के ऊपर भी बल दिया जाएगा। उसके बाद इसके लिए पायलट डेमोन्स्ट्रेशन, वो किसानों का प्रशिक्षण भी किया जाएगा। तो इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे भूक्षरण से लेकर समस्याएं हैं, वहाँ पे एक पायलट सर्वे किया जाएगा और वहाँ के जो किसान हैं उनको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो किस तरीके से अपनी लैंड को और ज़्यादा जो है वो अच्छा कर सकें और उसकी उर्वरकता को बढ़ा सकें और अच्छी पैदावार जो है वो निकाल सकें। इसके साथ जो बेकार हो गई भूमि है या जो खराब भूमि है उसको दोबारा से बेहतर करने के लिए प्रयास जो है वो किए जाएंगे और ये प्रयास किसी भी तरह से जो है वो किए जा सकते हैं, जैसे कि हमने बात की कि साइंटिफिक वे अपनाकर या पारंपरिक विधियों को अपनाकर। फिर विभिन्न कार्य योजनाओं के द्वारा मरुस्थलीकरण को कम किया जाएगा, योजनाएं बनाई जाएंगी और इन योजनाओं के जरिए जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है आज के समय उसको कम करने के प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि वनों के संरक्षण करने के लिए इस नीति में क्या कहा गया है, किस तरीके की रणनीति की इसमें बात की गई है। तो देखिए, वनों को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों को तैयार करने के ऊपर जोर दिया गया है। इसमें मीन्स न्यू स्ट्रैटेजीज हम अपनाएंगे एफॉरेस्टेशन करने के लिए, वनों को लगाने के लिए। फिर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड के ऊपर वन लगाने पे जोर दिया जाएगा कि जो भूमि बेकार हो चुकी है, जैसे माइनिंग करने के बाद जो भूमि बेकार हो जाती है, डेरिलिक्ट हो जाती है, उसके ऊपर हम वन लगाएं तो उस वहाँ के इन्वायरमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा और साथ ही साथ वो पर्यावरण भी इम्प्रूव होगा। और ये जो वन लगाए जाएंगे ये रेवेन्यू लैंड के ऊपर या निजी भूमि के ऊपर भी वन लगाए जा सकते हैं।
वन्य जीव के संरक्षण के लिए भी कुछ रणनीति की इसमें बात की गई है कि जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको कैसे बचाया जा सके, उनका संरक्षण कैसे किया जा सके। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है कि सुरक्षित क्षेत्र का जो दायरा है उसको बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए सुरक्षित क्षेत्र जो है वो इतना सा है, तो इसको इंक्रीज़ करके उसको बढ़ाया जाए ताकि जो है वो आउटर जो इंटरफेरेंस है वो ना हो और ये जो एरियाज़ हैं वो सुरक्षित महसूस कर सके। इसके अलावा एफोरेस्टेशन जो है वो किया जाएगा। तो मल्टी स्टेक होल्डर्स की सहायता से डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ पार्टनरशिप करके वन लगाए जाएंगे और वन लगेंगे तो जंगल का दायरा भी बढ़ेगा और जीव जंतुओं के लिए एक सेफ आवास जो है वो हम बना पाएंगे। वन्य जीव संरक्षण स्थलों पर टूरिज़्म को भी बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है कि जहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क है वहाँ पे टूरिज़्म को अगर हम बढ़ावा देंगे तो एक तरह से वहाँ पे रेवेन्यू भी आएगा और उस क्षेत्र को और ज़्यादा विकास करने के लिए एक प्राप्त तौर से वित्तीय जो है वो सहायता भी प्रदान होगी। फिर कैप्टिव ब्रीडिंग की इसमें बात की गई है कि मेन आवास स्थान से बाहर उनके ब्रीडिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, प्रजातियों की पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए और फिर ये सब करने के बाद जो प्रजातियां हैं उनको उनके मूल स्थान पर जो है वो रिलीज़ करने की इसमें बात की गई है कि जहाँ जिन जीवों का जो मेन स्थान जो मूल स्थान जहाँ पे है जैसे जंगल, तो उनको वापस से जंगल में वहाँ पे भेज देना जो है वो सबसे बढ़िया रहता है। उसके अलावा जैव विविधता के लिए भी यहाँ पे रणनीति जो है वो बताई गई है इन्वायरमेंट पॉलिसी में। तो वो क्या है, देखिए जैव विविधता तप स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा को मजबूत करने की इसमें बात की गई है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को और ज़्यादा संरक्षित करना और उनके संरक्षण के मजबूती को बढ़ाने की इसमें बात की गई है। इसके अलावा जैव विविधता संसाधनों व प्राकृतिक हेरिटेज पर पड़ने वाले विकास परियोजना के प्रभावों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जितनी भी तरह का हम विकास करते हैं तो उन विकास की प्रक्रिया में हमें ये जो जैव विविधता जो संसाधन होते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है या प्राकृतिक संसाधन है, क्या उनके ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, कोई बुरा प्रभाव तो नहीं हो रहा है। तो इन बातों की तरफ भी हमने ध्यान देना है। इट मीन्स जब भी हम विकास करें तो साथ ही साथ माइंड में हमारे ये है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का भी विचार जो है वो मन में होना चाहिए। उसके अलावा खतरे में पड़ी जो फ्लोरा फोना प्रजाति हैं उनके संरक्षण पर भी इसमें बल दिया गया है कि फ्लोरा फ्लोना की जो डिफरेंट प्रजातियां विषम में या पर्यावरण में पाई जाती हैं उनके संरक्षण के ऊपर भी इसमें बल दिया गया है। इसके अलावा तो पॉज दलदली भूमि के संरक्षण के लिए भी रणनीति की इसमें बात की गई है। दलदली भूमि जिसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं, तो वेटलैंड्स के लिए क्या रणनीति है? अमूल्य दलदल भूमियों की पहचान करना। पहले तो हमें ये देखना है कि देश में कहाँ कहाँ पे ये दल भूमियाँ जो हैं वो दलदल भूमियाँ पाई जाती हैं और उन्हें डिग्रेड होने से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की इसमें बात की गई है कि उनको डिग्रेड हमने नहीं होने देना है, उनके संरक्षण प्रदान करना है। और इन वेटलैंड्स के लिए सतत टूरिज्म रणनीति को भी तैयार करने की इसमें बात की गई है कि जितने भी हमारे पास वेटलैंड्स हैं उनमें उनको टूरिज्म साइट बनाने के लिए इसमें जो है वो बल दिया गया है। इसके अलावा विशेष विकास परियोजनाओं के द्वारा वेटलैंड्स पर पड़े प्रभावों को भी निरीक्षण जो है इसमें करने की बात की गई है कि जितने भी विकास परियोजनाएं हम लोग अपनाते हैं या विकास के लिए कोई प्लानिंग बनाते हैं, क्या उन प्लानिंग से इन वेटलैंड्स के ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ा तो नहीं है, तो इसके लिए निरीक्षण भी किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके अलावा मानवीय संपदा को भी संरक्षित करने के लिए इसमें जो है वो बात की गई है। तो क्या है, हवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण मानकों को निर्धारण करना कि हम जितने भी तरह का विकास कर रहे हैं क्या उस विकास से हमारे एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, क्या हमारी हवा तो प्रदूषित तो नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय मानकों का निर्धारण जो है वो किया गया है। विभिन्न इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ को ये कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस कितनी मात्रा में रिलीज़ कर सकते हैं हवा में ताकि हवा को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसके लिए भी मानक निर्धारित जो है वो निर्धारित जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा इसमें एक और अप्रोच की बात की गई है, दैट इज़ एकीकृत प्रादेशिक विकास योजना को तैयार करने के ऊपर बल दिया गया है। इंटीग्रेटेड रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग जो है इसके ऊपर बल दिया गया है ताकि हम
जब भी डेवलपमेंट करें तो ये किसी एक पक्ष में ना हो या किसी दूसरे पक्ष में ना हो, बल्कि सभी पक्षों को लेकर विकास जो है वो किया जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कहने का तात्पर्य ये है कि ना हम एक आर्थिक विकास को अलग से देखें, ना सामाजिक विकास को अलग से देखें, हम विकास की बात करें, सतत विकास की बात करें और इस विकास में पर्यावरण को जरूर शामिल करें, तभी जाके वो विकास जो है वो सही फॉर्म में, सही रूप में जो वो अच्छा साबित होगा और वो सस्टेनेबल रहेगा। सो विद दीज वर्ड्स दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006। आप आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।